राजस्थान में हाई कोर्ट का जो वर्जन आया है, जो टिप्पणी आई है आरपीएससी को लेकर, वो अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां करती है। आरपीएससी वो संस्था है जहां से प्रदेश का नौजवानों का भविष्य तय होता है एक तरह से। और लंबे समय से मैं खुद भी कहता आया हूं और लोग भी कहते हैं कि आरपीएससी का जो गठन है, जो चयन प्रक्रिया है, जो कार्यप्रणाली है, जो जवाबदेही है, जो पारदर्शिता है, वो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। अब जब हाईकोर्ट खुद ये कह रहा है कि आरपीएससी गूंगी बहरी बैठी है, तो मुझे लगता है कि सरकार के पास अब कोई कारण बचा नहीं है, कोई एक्सक्यूज बचा नहीं है कि वो मूल चूक परिवर्तन करे। मैं पहले भी कह चुका था कि नौजवानों का भरोसा अगर आरपीएससी के काम करने के तरीके से उठ जाएगा, अगर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, चाहे वो चयन प्रक्रिया है, चाहे वो इंटरव्यूज हैं, चाहे वो एग्जाम्स कंडक्ट करने का जो प्रोसेस है, अगर वो सब पे नौजवान लोग विश्वास करना बंद कर देंगे, तो हमारे देश और प्रदेश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना होगी। मैंने पहले कहा था कि आरपीएससी में जो हुआ वो पूरा एक्सपोज हो चुका है, तो बिना समय जाहिर करे उसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा। और बार बार ये कहना कि वो संवैधानिक संस्था है, उसमें परिवर्तन करना पॉसिबल नहीं है, ये महज एक बहानेबाजी है। 1 साल से ऊपर सरकार को हो गया और सरकार अगर चाहती तो बहुत कुछ परिवर्तन ला सकती थी, लेकिन महज चुनावी भाषणों में बातें बोलना और सत्ता में बैठने के बाद अपनी आंख बंद कर लेना इस बात को दिखाता है कि कोई अनावश्यक दबाव सरकार के ऊपर होगा। क्योंकि पुनर्गठन करने में, उसको रीऑर्गेनाइज करने में, उसमें कुछ चेंजेस लाने में या उनके वर्किंग को बदलने में सरकार बिना समय खोए काम कर सकती थी, लेकिन जानबूझ के इसको लटकाया गया। अब जब हाईकोर्ट ये बोल रहा है तो सरकार को मुझे लगता है बिना समय जाहिर करे इमीडिएटली इसमें मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा और करना चाहिए। सब चीजों में जो मेंबर सिलेक्ट होते हैं, कौन करता है, कैसे करता है, कोई मापदंड हो, कोई क्राइटेरिया हो। सिर्फ लोगों को संतुष्ट करने के लिए, वर्ग, जाति, समाज और प्रांत के अलग अलग लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए हम नियुक्तियां करेंगे तो वो गुणवत्ता में बहुत कॉम्प्रोमाइज हम लोग करते हैं। जब चोरियां पकड़ी जा रही हैं, रंगे हाथ लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, फिर भी आरपीएससी को अभी तक सरकार ने कोई भी बदलाव के संकेत नहीं दिए हैं और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए स्टेटमेंट्स दे रही है। और कल का जो स्टेटमेंट हाईकोर्ट का आया है उसके बाद तो मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं रहा कि सरकार इस पर कार्रवाई ना करे। सरकार को करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि 14-12 महीने सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया। इस बात को न सिर्फ मैं, हमारी पार्टी, प्रदेश के लोग सैकड़ों बार उठा चुके हैं। दूसरा भी सरकार के एक मंत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाया, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म से आरोप लगाया कि उनका फोन टैप हो रहा है। किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी पर हनन करना कोई सरकार नहीं कर सकती है, कोई भी नागरिक हो। और जब वो नागरिक शपथ लिया हुआ सरकार का एक मंत्री हो और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहे हो और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है, क्योंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सरकार का मंत्री सरकार का नुमाइंदा है, तो एक तरह से सरकार खुद बोल रही है और वो खुद कह रहे हैं कि मेरा फोन टैप हुआ। उन पर उनका दल एक कार्रवाई करता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उस संगठन में वो किसको नोटिस देते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, ये उनका निजी मामला है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन पब्लिक लाइफ में सरकार के एक मंत्री, जो आज भी मंत्री हैं, वो एक क्लेम करते हैं और कहते प्रमाण मेरे पास है, और सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। सदन के अंदर सरकार को जवाब देना चाहिए। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। सिर्फ उनका संगठन कार्रवाई करके जवाब पूछ रहा है कि आपने ऐसा क्यों बोला गया। कोई आम नागरिक बोलता, कोई उनके दल का कार्यकर्ता बोलता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सरकार का एक मंत्री, और ये मजाक बना रखा है। वो इस्तीफा दिए बैठे हैं, उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं, मंत्री होने के नाते कहते हैं मेरा फोन टैप हो रहा है, तो संगठन कार्रवाई कर रहा है। फिर उनका जवाब, पता नहीं उन्होंने जवाब क्या दिया होगा, लेकिन मैं मानता हूँ ये मजाक बना हुआ है। लगभग 1 साल हो गया। किसी व्यक्ति को पार्टी में काम करने का अधिकार है, लेकिन जब वो मंत्री बन जाते हैं तो अलग जिम्मेदारी होती है। और एक कलेक्टिव लीडरशिप में
एवरी मिनिस्टर स्पीकिंग फॉर द गवर्नमेंट। जो स्टेटमेंट उनका आया है उस दिन फोन टैपिंग का, वो सरकार का स्टेटमेंट है। सरकार में बैठा मंत्री खुद कह रहा है मेरा फोन टैप हो रहा है, और सरकार मजाक बना रखा है। तो पूरी प्रणाली को एक तरह से चैलेंज किया है, और दुर्भाग्य है कि सदन चल रहा है, सत्र जारी है, और हमारी पार्टी ने, हमारे दल ने सदन के अंदर मामले को उठाया, कोई जवाब नहीं आया। मुझे लगता है कि सरकार को कुछ निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए, सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। अगर किसी सूत्र ने उनको बताया था तो डॉक्टर साहब को भी उसका सूत्र का खुलासा करना चाहिए। कौन वो लोग थे, कोई अधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, या कोई जो भी था, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। और ये फोन टैपिंग का मामला मैं समझता हूँ बहुत गंभीर मामला है। इस पे सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और एक व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए कि हमारे मंत्री ने ये बोला, सही था या गलत था। सिर्फ पार्टी के लेवल पर कार्रवाई करना मैं समझता हूँ पर्याप्त नहीं है। मैंने देखा कि सत्ताधारी दल के एक विधायक ने एक बड़ी गंभीर बात बोली, और दुर्भाग्यवश स्वर्गीय माथुर साहब की जब सरकार थी राजस्थान में, उस समय के आरोपों पर वो अपना वर्णन कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो दोनों पूर्व मुख्यमंत्री दुनिया में नहीं है, ना तो माथुर साहब है ना शेखावत साहब हैं। लेकिन दशकों पुरानी कही सुनी किसी बात को एक जिम्मेदार विधायक, सत्ताधारी दल का विधायक इस बात को मीडिया में बोलता है, उस पर चर्चा होती है, ये मैं समझता हूँ बहुत निंदनीय है। और किसी इस प्रकार इतिहास में जाकर जो बात शायद कहीं सुनी होगी या ना भी होगी, उसका विवरण करना और आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। किसी भी स्वर्गीय नेता को या कांग्रेस की पिछली सरकारों को इस प्रकार दोषी बनाना बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के, ये दिखलाता है कि आप ध्यान डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। आप डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी के फोन टैपिंग के प्रकरण से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं कि मारने की साजिश की गई थी, एनकाउंटर की साजिश की गई थी। ये सब हवाई बातें हैं और इसका कोई इसमें तथ्य नहीं है। और इसमें समझता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि विधायक महोदय ने जो बोला है, क्या उस बात से वो सहमत हैं? अगर हैं तो तथ्य लाने चाहिए, नहीं तो माफी मांगनी चाहिए। अभी जो ईआरसीपी की पहली योजना थी, उसका एमओयू साइन किया गया, वो प्रकाश में आया है, और उसमें ये कहा गया कि जो पहले राजस्थान का कोटा था पानी का, सिंचाई का, उद्योग के इस्तेमाल का और पीने के पानी का, उसमें इजाफा किया गया है। और आज एक खबर छपी अखबार में कि पहले से कम पानी हमको प्राप्त होगा राजस्थान को। और उसमें भी आशंका ये है कि जो रिचार्ज वाटर है, जितना मध्य प्रदेश रिचार्ज करेगा वो 47 MCM है, और राजस्थान में अनुमान लगाया कि 522 MCM हम रिचार्ज करेंगे। तो ये तुलनात्मक दृष्टि से इम्प्रैक्टिकल लगता है। तो इस तरह आंकड़ों को बढ़ाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए सदन के अंदर कि जो एमओयू साइन किया था उसमें जो आपने आंकड़े दिए हैं राजस्थान के शहर के पानी के, उसकी पूर्ति कैसे करेंगे आप? कुछ इसमें जो गुणा भाग किया है वो काल्पनिक है। इसलिए सरकार को जवाब देना चाहिए कि जो पहली परिकल्पना थी एआरसीपी के निर्माण में, उसमें राजस्थान का जो हिस्सा था उसमें पहले तो आपने कम आंका है, और जो आंका भी है उसको अगर आप ऐड करेंगे तो वो तुलनात्मक दृष्टि से वो गले नहीं उतरता है। इसलिए सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। सदन चल रहा है, उसको आगे खुल के बोलना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि गढ़साना में सिंचाई के पानी को लेकर आंदोलन चल रहा है, और उस क्षेत्र के लोगों की पुरानी मांग है कि हमको और पानी दिया जाए फसल की सिंचाई के लिए। मुझे लगता है सरकार ने अभी तक उसको गंभीरता से नहीं लिया। गढ़साना वो इलाका है जहां बहुत पहले और कई लंबे समय से पानी को लेके कई आंदोलन हुए हैं। कुछ आंदोलन उग्र भी हुए थे और वहाँ दुर्घटना भी हुई थी। तो समय का ध्यान रखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से वहाँ के किसानों को राहत देने के लिए पानी छोड़ने की व्यवस्था बिठानी चाहिए, चाहे उसके लिए उनको जो भी करना पड़े। लेकिन ये मांग जो है मैं समझता हूँ वाजिब मांग है, और किसान अपनी मांग लेकर सड़कों पे कई दिनों से आंदोलित हैं। उसका सरकार को संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी आपने दिल्ली में देखा होगा, मणिपुर के मुख्यमंत्री जिनका अचानक दिल्ली बुला के इस्तीफा लिया गया। जब मणिपुर में हिंसा चल रही थी, जब एक तरह से सिविल वॉर वहां चल रहा था, हजारों लोगों को वहां पर पीड़ित किया गया, हत्याएं हुई, बलात्कार हुआ, शोषण हुआ। और उस समय स्थिति को संभालने के लिए अगर मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाता
तो शायद वहाँ के लोगों को इतना नुकसान नहीं झेलना पड़ता। लेकिन अब जब उनकी सरकार जाने का खतरा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में आने वाला था, तो सिर्फ सत्ता और कुर्सी बचाने के लिए उनका इस्तीफा लिया गया। हिंसा से लोगों को बचाने के लिए, बलात्कार और मौत से लोगों को बचाने के लिए उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। तो भाजपा का जो सोच है वो कुर्सी सत्ता बचाने के लिए है। कैसे हमारी सरकार बची रहे, मुख्यमंत्री की कुर्बानी देनी थी तो उस समय देनी चाहिए जब लोग मांग रहे थे। मणिपुर में जो हिंसा हुई हम सब देखे, हम लोगों ने क्या लोगों के साथ वहाँ हालात किए, एक तरह से वहाँ सिविल वॉर चल रहा था, तब उनका इस्तीफा नहीं लिया। लेकिन जब उनको पता था कि विश्वास खो चुके हैं और सदन में सरकार गिर सकती है, उनका इस्तीफा ले लिया। तो दिखलाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकती है, और ये बात देश के हर प्रांत में लागू होती है। भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का समय नहीं है, लेकिन सरकार बचाने के लिए वो हर हथकंडा अपनाने को तैयार है। तो ये भी उनका एक जो दूसरा चेहरा है वो जनता ने आज, देश ने आज देखा है। दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए और हमारी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा। कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोग वहां चुनाव लड़े थे अपनी पुरानी जमीन तलाशने के लिए। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में लगातार 3 बार हमारी सरकार रही और दशकों से वहां पार्टी का बड़ा जनाधार रहा। पिछले कुछ चुनाव में हम नहीं जीत पाए थे, लेकिन ये हमारी पार्टी का एक अधिकार है कि हम खोई हुई अपनी जो मजबूती थी, अपनी जड़ें हैं, उसको मजबूत करें। उसका परिणाम ये रहा कि वहां पर जो राज्य सरकार थी उसमें तब्दीली हुई है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े थे खुद की जीत के लिए, हम चुनाव लड़े थे अपनी जो पुरानी हमारी स्थिति वहां उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। भविष्य में भी हमारा वोट लगभग 30% बढ़ा है पिछली बार से, उसमें हम और काम करेंगे और आने वाले हर चुनाव में हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मैं इतना स्पष्ट करना चाहूंगा, जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, इंडिया अलायंस का गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए एनडीए के विरोध में किया गया था। जो संकट देश के ऊपर था उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस तमाम दलों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार किया था। वो इंडिया अलायंस आज भी मजबूत है। जिन मुद्दों के साथ हमने उसका निर्माण किया था वो आज भी मौजूद है और इंडिया अलायंस मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आने वाले हर राज्य के जो चुनाव होंगे वहां अलग परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन पैन इंडिया लेवल पर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की जो एक हमारा इकट्ठा आना था, वो मुद्दे आज भी मौजूद हैं और इंडिया अलायंस मजबूती से आगे काम करता रहेगा। सिर्फ अलायंस में अलग अलग दल होते हैं, हर राज्य में कहीं उपचुनाव है, कहीं राज्य के चुनाव है, तो राज्य की स्थिति को देखते हुए अलग अलग पार्टी निर्णय करती है। मैं नहीं मानता हूं कि जो चुनाव जैसे हरियाणा में चुनाव हुए वहां हम लोग अलग अलग लड़े थे और दिल्ली में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो चुनाव लोकसभा के थे उसमें हम साथ मिलकर लड़े थे। मुझे लगता है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। But what about this confusion about your alliance with the Bharatiya Adivasi Party? The High Command apparently wanted it. You guys, at the state level, they didn't want it. Then actually that also has kind of fractured the vote. No, Harsha, every political decision is done with the due consideration of the state unit and the AICC. Whatever is in the best interest of the party, we do that. For Lok Sabha, we had an understanding and the elections are over. For the by-election, it's a totally different landscape and we had to do what the party and the state unit wanted to do, but that was in consultation with the AICC. So I'm saying of a by-election or a state election is not in the same purview as the India Alliance for the national elections. लेकिन भविष्य में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो अलग अलग दलों के साथ बैठकर लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, इंडिया अलायंस का जो गठबंधन था मजबूत है और मजबूत रहेगा। So what about Hanuman Beniwal? What's the party stand on that? मैंने कहा ना, बाई इलेक्शन में हम लोग अलग अलग लड़े थे, लेकिन जो हम चुनाव लड़े थे तो साथ ही लड़े थे। उसका परिणाम यह है कि भाजपा 11 जगहों पे चुनाव हारी थी, तो वो मजबूती का परिचय हम लोगों ने दिया था। और लोकसभा चुनाव में जब भी चुनाव होंगे हम सब मिलकर चर्चा करेंगे कैसे करना है। And the government has made a mockery of it. Do you think phone tapping used to happen during the Congress regime as well? I am saying that when a sitting minister, please understand, it is not an allegation of the opposition. It's not an allegation of an ordinary party worker or a citizen of the state. That itself is very severe and a very grave offense. But if a sitting cabinet minister has on record made that allegation that his phone is tapped, a mere organizational notice does not justify the action that should have been taken. It's a very grave offense.
especially uttered and on public said by a cabinet minister, sitting cabinet minister. भाई विपक्ष के वो लोग आरोप लगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर बोल रहे हैं और बजाय सरकार को कार्रवाई करे संगठन नोटिस दे रहा है, उनको जवाब मांग रहा है. That does not justify the action that is required to be done. And phone tapping is a serious offence. Any such incident, now or before, should be absolutely transparently investigated, and anyone found guilty, any leader, any party member, any officer, any police officer, जो भी है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका आना चाहिए. स्वर्गीय माथुर हाँ, कि हर गलती सजा मांगती है, तो गलती करेगा तो सजा मिलनी चाहिए. स्वर्गीय माथुर साहब के विषय में जो आपने बात बोली, तो करुणलाल मीणा भी एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि ऐसा ही हुआ था, मेरे को मारने की प्लानिंग. अब वो जान बचाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट दिया है भाई, स्टेटमेंट दिया ना, उस पर चर्चा करनी चाहिए उनको. और अगर ऐसा कुछ था प्रमाण लेकर आए उसका. लेकिन जो दुनिया में नहीं है, 20-25 साल 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, ऐसी आरोप लगा देंगे किसी के ऊपर, ये गलत है. वो तो आप आज आप क्राइसिस में आ गए हैं, आप अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और क्या प्रमाण है किसी के पास? ना तो भैरव सिंह जिंदा है, ना माथुर साहब जिंदा है. लेकिन इस प्रकार की बातें बोलना एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है. ये जो आप बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनको न्यायिक जांच होनी चाहिए, पर अभी तक कोई इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ. संभागीय सरकार ने पहले ये कहा था, सरकार के मंत्री ने कहा था कि न्याय जांच होनी चाहिए. मैंने भी मांग की थी. अगले दिन कहा था कि वहां पर जो एट्रोसिटीज हुई हैं उसकी न्यायिक जांच हो. प्रशासनिक या पुलिस की जांच से सच्चाई सामने नहीं आएगी. न्यायिक जांच नहीं कराई, इसका मतलब है सरकार नहीं चाहती कि वहां न्याय हो. अगर किसी के साथ गलत हुआ है, घरों में घुसे हैं, लोगों को मारा है, उनके सामान जला दिए, सब कुछ किया है, दिन छिपने के बाद किया है, जब जांच ही नहीं हो रही है तो न्याय कैसे मिलेगा? और सरकार की कोई मंशा न्याय देने की है भी नहीं. अगर होती तो बहुत पहले जांच के ऑर्डर हो जाते और दूध तो दूध पानी का पानी हो जाता. Sachin ji, you've taken a stand on phone tapping, but in the previous government, there were allegations also from people who had gone with you, your supporters, that their phones were being tapped also in the previous government. From what I understand, Harsha, that matter is under it's sub judice right now. There is a matter going on. So truth will prevail. जो भी सच्चाई सामने आएगी. मैं तो इन प्रिंसिपल बता रहा हूँ आपको, फोन टैपिंग को छोटा मोटा मुद्दा नहीं है. और विशेष रूप से जब सिटिंग मंत्री खुद कह रहे हैं मेरा फोन टैप हो रहा है, भाई कांग्रेस के लोग बोले तो आप कहोगे पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस पे क्या बोलिएगा? सर, आप कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री के एक्स ओएसडी ने आरोप लगाया है कि उस समय में फोन टैपिंग हुई थी, उनको दी गई थी रिकॉर्डिंग. आप अपनी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? आपका सवाल क्या है बताओ? आप अपनी सरकार के बारे में क्या कहेंगे? जांच चली रही है, पता पड़ जाएगा क्या सच है क्या झूठ है. ऐसा ही भर्ती वाला कल हाईकोर्ट ने तर्क टिप्पणी की थी और सरकार से भी जवाब मांगा कि आपका रोड मैप क्या क्या चाहते हैं आप. अब यार जब कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है हर मुद्दे पर, भर्ती पर, आरपीएससी पर, सरकार कर क्या रही है? सरकार में इतने सारे पावर सेंटर बन गए हैं और किसी को मालूम ही नहीं क्या हो रहा है. अगर कोर्ट को बार बार बोलना पड़ेगा, प्रशासनिक इश्यूज में इंटरवीन करना पड़ेगा, तो स्टेट के लिए अच्छी बात नहीं है. और सरकार, मुझे लगता, अब नौकरी की बात कर रहा हूँ, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है. पिछले बजट में घोषणा की थी 4 लाख नौकरी देंगे. अब जो खाली पद पड़े हैं, अस्पतालों में पड़े हैं, प्रशासन में पड़े हैं, उनकी भरपाई क्यों नहीं कर रहे हैं? खाली पदों को भरने के लिए सरकार को अभियान चलाना चाहिए. ऑन अ वॉर फुटिंग, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान शुड लॉन्च ए ड्राइव टू फिल अप वैकेंसीज. जो बैकलॉग है, जो पुरानी वैकेंसीज हैं, हजार वैकेंसीज पड़ी हैं, वो खाली पड़ी हैं, कोई कारण नहीं है. तो सरकार ने अब तक 1 साल 2 महीने हो गए हैं, बैकलॉग भरने के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है. सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं, सदन में आके भाषण दे जाते हैं और धरातल पर कुछ हो नहीं रहा. इसलिए नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से अभियान चलाना चाहिए भर्तियां भरने का. इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, उसको भरने का कोई सरकार को कोई जहन में नहीं है. फोन टैपिंग वाले मामले में डॉक्टर चिरोली साहब के कह रहे हैं आप कि उससे तो गलती हो गई, मैंने तो निजी कार्यक्रम में जाकर मैंने उनका कोई स्टेटमेंट या जवाब देखा नहीं है. जो मीडिया में आया है, भाजपा की कार्रवाई जो उनके खिलाफ हुई है, मैं उस पर संदर्भ बोलूं. उन्होंने क्या बोला मुझे मालूम नहीं क्या बोला. भाई सरकार की जिम्मेदारी है, सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है. गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है सरकार को सदन को चलाना. अब सदन में आपके मंत्री आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं. आप जो अब तक सदन चला है, मुझे लगता है सरकार गंभीर नहीं है. वो शायद चाहती चर्चा ही ना हो, वो सदन को चलाने के मूड में ही नहीं है. क्योंकि सदन चलाना हो, जैसे
जिलों के भंग करने पर हम चर्चा मांगी, स्पीकर ने हाँ बोल दिया, फिर सरकार विरोध कर रही है, फिर उसमें लेन देन करते हैं, फिर हंगामा मचेगा। विपक्ष का काम है जवाब मांगना, चर्चा करना, और सरकार का काम है जवाब देना। अब जब जवाब देने को है नहीं तो वो सूट करता है कि अब हंगामा करो, हम सदन नहीं चलाएंगे। लेकिन सरकार को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और मैं तो कहना चाहता हूं सरकार को हर मोर्चे पर अपना स्पष्ट मत रखना चाहिए। और जो जहां तक जिलों की बात है, मैंने पहले भी कहा था, जिलों को अगर आपको खत्म करना आपका मन था तो आप एक मापदंड तय करते, जनसंख्या का, भूगोल का, प्रशासनिक मापदंड, ताकि एक क्राइटेरिया बनता। मनमाने तरीके से आपने इनको संभाग खत्म कर दिया, जिला खत्म कर दिया, और जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, उस क्राइटेरिया के आधार पर आप जिलों को रखें या निरस्त करें, बात समझ में आती है। मनमानी तरीके से आप जिला शक्ल देख के हाँ या ना कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा।